सभी को नमस्कार। आज सर्वनायक सीरीज़ के त्रयोदश खंड यानी कि 13वें भाग सर्वग्रहण की बात करी जाएगी, जो कि भाग तो 13वां है लेकिन जो है 14वां कॉमिक्स है, क्योंकि युगांधर जो उसको आधार खंड मानते हैं उसको अगर शामिल कर लिया जाए। सर्वनायक सीरीज़ एक काफ़ी एक यूनिक सीरीज़ बन गई है, जो कि 2013 से शुरू हुई थी और जो वो सीरीज़ राज कॉमिक्स में का सबसे लंबी सीरीज़ है। सारे उसमें नायक हैं और लीगल इश्यूज़ भी इसमें काफ़ी हैं, जो काफ़ी ऐतिहासिक बन जाएंगे कि ये अटकी हुई सीरीज़ है। इससे पहले वाली सीरीज़ रिलीज हो चुकी है, इसके बाद की सीरीज़ रिलीज हो चुकी है, जो पुनरुत्थान है वो चल रही है, आखिरी सीरीज़ आ चुकी है मतलब, और अभी तक ये सीरीज़ जो है कंप्लीट नहीं हुई है। तो सर्वग्रहण जो है इसका काफ़ी टाइम से वेट था, जो सर्वरण का नेक्स्ट पार्ट था। इससे पहले के सारे पार्ट्स मैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से ले चुका हूँ। मनोज गुप्ता जी इस सीरीज़ को नॉर्मल साइज़ में लाए थे और पहले राज कॉमिक्स का यही साइज़ आया करता था। ये एक सर्वनायक का पंचखंड करके एक वो है, कंबाइंड कलेक्टर एडिशन है। 5 कॉमिक्स को निकाला है मनोज गुप्ता जी की टीम ने। तो इसके 13 कॉमिक्स पहले आ चुके थे, मैंने आपको बताया। 14वां कॉमिक्स और जो त्रयोदश खंड है वो है सर्वग्रहण, और उसके बाद 15वां कॉमिक्स यानी कि 14वां पार्ट भी आ चुका है, वो रखा हुआ है यहाँ पे, सर्वायुध। तो सर्वग्रहण और सर्वायुध ये वो नए कॉमिक्स हैं जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के विभाजन के बाद हमको देखने को मिले हैं। मतलब पहली बार सर्वनायक के कुछ नए पार्ट्स आ रहे हैं और इसका श्रेय जो है मनोज गुप्ता जी की टीम को जाता है। तो पहले नॉर्मल साइज़ में आती थी इस साइज़ में, और बाद में जो है संजय गुप्ता जी इसका ये वाला पार्ट बड़े साइज़ में लाए हैं। और एक थोड़ा सा फ़नी बात यह है कि इससे पहले के जो पार्ट हैं, चाहे मनोज गुप्ता जी लाए हों चाहे संजय गुप्ता जी लाए हों, वो इस नॉर्मल साइज़ में लाए हैं अभी भी। संजय गुप्ता जी ने पेपर बैग्स रिप्रिंट करे हैं, मनोज गुप्ता जी ने इंडिविजुअल हार्डबाउंड इशू भी निकाले, और ये थोड़ा सा सस्ता आप मान सकते हो। और इससे भी सस्ता आया था डाइजेस्ट, वो मैं थोड़ा मिस कर गया था, मैंने ये पहले परचेज़ कर लिए थे। तो इसमें है कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है कॉमिक्स को सीधा बाइंड कर दिया गया है, कोई कवर वगैरह कुछ शामिल नहीं है। एक नॉर्मल सा एक ठीक ठाक क्वालिटी का एक हार्ड बाउंड एडिशन आप मान लो। अभी जो डाइजेस्ट आ रहे हैं ना, उस लिहाज से अगर इसको देखा जाता तो ये काफ़ी सस्ते होने चाहिए थे। अभी देखिए मनोज गुप्ता जी जो ये डाइजेस्ट लेके आ रहे हैं, तो इसमें एक नॉर्मल 32 पेजी कॉमिक्स का 40 रुपये प्राइस रखा गया है। उस हिसाब से जो है खैर मतलब बहुत बहुत अच्छी एक शुरुआत है ये, कि ऐसा एक डाइजेस्ट निकाल देना जिसमें आपको जो पेपर बैग्स हैं उनसे हाफ़ रेट में पड़े। तो इसमें हाफ़ रेट में तो नहीं पड़ा है, फिर भी थोड़ा रीज़नेबल है इसमें सब। और सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या थी, पंचखंड 1, पंचखंड 2 और पंचखंड 3, जो तीसरा पंचखंड था ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास जो है 13 कॉमिक्स या 12 पार्ट, सर्वरण आखिरी पार्ट था। पेपर बैग्स में मेरे पास में हैं मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट और इंडिविजुअल हार्डबाउंड एडिशन। अभी नए जब एडिशन की आप बात करते हो ना, कि मानो कि आपको सर्वग्रहण चाहिए या आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सर्वायुध चाहिए, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा इन जनरल देख लो आप। अगर आप पेपर बैग में लेना चाहते हो संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स, तो वो 500 रुपये की एक पड़ती है। और अगर आप वही कॉमिक्स अगर आप हार्ड बाउंड में लेना चाहिए, मैं दिखाता हूँ आपको, सेम वही कॉमिक्स अगर आप हार्ड बाउंड में लेना चाहोगे तो आपको वो कॉमिक्स जो है आपको 700 रुपये की पड़ती है। तो सेम कॉमिक्स है, देख लीजिए सेम कॉमिक्स है, ये आपको पेपर बैग और हार्ड बैग दोनों हैं। हार्ड बाउंड में जो है आपको ये 700 रुपये की पड़ती है, पेपर बैग में 500 रुपये की पड़ती है। तो दोनों में 200 रुपये का डिफरेंस है, पर डिफरेंस में आपको काफ़ी कुछ मिल भी जाता है। पहले भी वीडियो आ चुके हैं इस बारे में। जैसे ये देखिए सर्वायुध में एक नया बनाया हुआ कवर है, पेंसिल्ड वर्जन है, पर इसमें भी स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया। अगर आप देख पा रहे हो तो शायद देख पाओ, स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया, लेकिन हाँ पेंसिल वर्जन है, स्केच वर्जन है इसका। और कुछ नोल्टीज़ आ जाती हैं डेफिनेटली, कुछ बहुत अच्छे स्टैंडीज़ वगैरह हैं, MDF के स्टिकर वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये भी मैं चलो मेंशन कर ही देता हूँ, ये आभार पत्र आपको मिल जाता है हार्ड बाउंड एडिशन में अलग से, और पेपर बैग में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका जो इनर जो कवर का फ्रंट कवर का इनर पार्ट होता है वो एक आभार पत्र का काम करता है, जो कि हार्ड बाउंड में मिस हो जाता है। बता दूंगा क्यों मिस हुआ, तो भी आप पता ही होगा आपको। तो ये एक बात है। तो सर्वग्रहण की अगर मैं बात करूँ तो मनोज गुप्ता जी भी इंडिविजुअल लाए थे, मैंने परचेज़ नहीं करा। उनका कवर ये था, ये शायद पहले बना हुआ कवर होगा, और ये संजय गुप्ता जी ने एक नया कवर बनवाया था हेमंत कुमार जी से, और इसी के साथ में इसका मैग्नेट स्टिकर भी मिला था, सुपर कॉर्नर ध्रुव वाला मैग्नेट स्टिकर भी मिला था। तो ये संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी की प्राइसिंग के बारे में हो गया, साइज़ के बारे में हो गया। मेरे को सबसे पहली बात तो एक अजीब क्या लगी, समझाता हूँ आपको, कि संजय गुप्ता जी ने जितने भी नए कॉमिक्स लाए हैं वो सारे बिग साइज़ में लाए हैं, रेगुलर साइज़ से ना। लेकिन जब उन्होंने ये रिलीज़ किया ना, आदि पर्व, बहुत अच्छा कॉमिक्स, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, मुझे इसका फ्रंट कवर काफ़ी पसंद है। पेपर बैग भी 500 का, और इसका जो हार्ड बाउंड भी 700 का, सेम वही प्राइस है जो इसकी है। देखिए साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है, मटेरियल में फ़र्क है, पर बहुत इस लिहाज से आदि पर्व बहुत कॉस्टली बन जाता है। तो एक नई सीरीज़ शुरू करी उन्होंने, और पता नहीं क्यों उसको नॉर्मल साइज़ में लाए। उन्होंने बोला कि इससे पहले के जो पार्ट है, इसके 4 कॉमिक्स थे पहले, नरक नाशक उत्पत्ति,
तो बोला कि वो रेगुलर साइज़ में थे तो इसका ना वो बिगड़ेगा। मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि अगर इसको बिग साइज़ में लाते, नया आर्ट बन रहा था, सब कुछ नया था, मतलब एवरीथिंग वाज न्यू, कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े साइज़ में आ सकता था, इसको लाना चाहिए था। तो दिक्कत कुछ भी नहीं होती, अभी तक तो कोई सीरीज़ कंप्लीट कुछ नहीं हुई, और पुराना पार्ट के हार्डबाउंड एडिशन वगैरह हमारे पास में है, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो बिग साइज़ में वो आ ही सकता है, जैसे कि नागायण और युद्ध सीरीज़ वगैरह निकाल रहे हैं। उल्टा इसमें उन्होंने गलत किया, इन्होंने क्या करा, ये जो 14 कॉमिक्स है या त्रयोदश जो खंड है, इसको बिग साइज़ में लिया है, और इससे पहले के सारे रिप्रिंट नॉर्मल साइज़ में कर रहे हो। तो अब बोले कि इससे पहले वाले जो 13 हैं वो भी बिग साइज़ में आएंगे, जरा कब आएंगे, और 13 को बिग साइज़ में निकालना आसान है कि 4 को, मतलब किसी भी तरीके से जस्टिफाइड मुझे नहीं लगा, मतलब रिवर्स होना चाहिए था, ये बिग साइज़ में आनी चाहिए थी, ये नॉर्मल साइज़ में आनी चाहिए थी, ऐसा कुछ अगर होता तो वो बेटर रहता। क्या जो भी हो, तो इनके जो भी डिसीजन होते हैं ना कि क्या प्रिंट करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ नोवेल्टी देनी है किसको नहीं देनी, वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि दूसरा पब्लिशर क्या कर रहा है। खैर ये बिजनेस वगैरह है, सारा कुछ है। तो मैंने क्या करा फिर, सर्वग्रहण हो चाहे सर्व आयुध हो, मैंने हार्ड बाउंड एडिशन या स्पेशल कलेक्टर एडिशन बुक करे, और इसमें नुकसान क्या हुआ, बहुत लेट आया ये। एक तो ये संजय गुप्ता जी ने काफ़ी लेट रिलीज़ करा, सबको पता होगा, सर्वग्रहण जो मनोज गुप्ता जी का आया था ना, उसके बहुत लेट आया था ये वाला। इवन मैंने इसका पेपर बैक मिस करा, हार्ड बाउंड एडिशन मिस करा, उसके बाद में मैंने ये पंचखंड ले लिया, उसके बाद आया था ये। फिर जीके कार्ड पे लेट पहुंचा, या कुछ बात हो गई थी शायद, किसी और उन्होंने JH कॉमिक्स से किसी और से भिजवाया था, जो भी मुझे बहुत लेट मिला। तो बात ये देखिए, आज इसका मैं रिव्यू लेकर के आ रहा हूँ, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर भी ख़त्म होने को, ये दीपावली आने वाली है कल, और इसका जो है मुद्रण तिथि जुलाई है, तो मैं अक्टूबर में कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो लेट होने में क्या, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, जब भी मिला तो मैं इतना बिजी हो गया ना, और प्लस क्या, मैंने इस पंचखंड में से थोड़ा सा इसको पढ़ डाला, सर्वग्रहण और सर्व आयुध दोनों मनोज गुप्ता जी वाला जो वेरिएंट था, इसमें वो आपको कंटिन्यूशन मिल जाता है, ये सर्व आयुध से पहले सर्वग्रहण है। तो मैंने इसको पढ़ डाला, पढ़ने के बाद क्या थोड़ी खिचड़ी सी हो गई, उस वक्त रिव्यू करने का मन नहीं करा, तो मैंने कहा जब इंडिविजुअल आएगा तब देखेंगे। तो ऐसा करने के चक्कर में क्या हुआ कि 12 के तो मैं रिव्यू कर सब कुछ कर चुका हूँ, ये मामला अटका ही रहा। आज जाके मैंने कहा इसको करना है पूरा। और एक और बात मैं बता देता हूँ कि मैंने इसका कॉम्बो ऑर्डर करा था, तो इसका जो कॉम्बो आया था काफ़ी अच्छा कॉम्बो था। इसके साथ में शंखनाद कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन था, जो कि आपको 150 रुपये कम हो जाते हैं। इसका कॉम्बो बड़ा मेरे को बुरा कॉम्बो लगा कि एक ही कॉमिक से दोनों वेरिएंट का कॉम्बो, जैसे आपको आदि पर्व में देखने को मिला था। तो ये मैंने कॉम्बो ऑर्डर किया था। इसमें क्या होता है, इसमें खतरा नहीं होता, इसमें लोग क्या करते हैं पेपर बैक पढ़ लेते हैं, तो उनको हार्ड बाउंड एडिशन की क्वालिटी का पता नहीं चल पाता। मैंने क्या करा, मेरे पास तो यही था, और हालांकि पंचखंड भी है, पर मैंने कहा यार देख क्यों ना इसको इससे पढ़ा जाए, एक इंडिविजुअल फील आती है, आप अलग कॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो पढ़ा तो इसके पेज तो वैसे ही हो गए, जैसे आपको मेरा अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का वीडियो अगर याद हो, आप देख लेना। इसमें मैं दिखाने में भी मेरी कॉमिक्स ख़राब होगी, पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो है ये आप देख लीजिएगा यहाँ से, यदि आपको दिख पाए। बिल्कुल अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज में जो इंसिडेंस हुआ था उसको रिपीट मैं नहीं करना चाहूँगा। ये क्या होता है कि इसमें बंचेज़ होते हैं पेजेस के, जो ये फोकस करते हैं, ये पेजेस के ना बंचेज़ होते हैं, और ये बंचेज़ जो है ना धागे से कुछ होते हैं, और फिर नीचे ये कपड़े पे चिपके हुए होते हैं, ऐसा कुछ होता है। और फर्स्ट रीडिंग आपको अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज तो याद ही होगा, मैं उसको पढ़ भी नहीं पाया था, सिर्फ खोल के देखा ही था, उतने में तो निकल गई थी। इसको भी एक बार तो रीड करा है, इतना भी नहीं करा होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है, पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो वो एक अलग चीज़ है। देखो यहाँ पे ना, मैं इस बात को कैसे बताऊँ आपको कि जैसे मनीष गुप्ता जी के डाइजेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अवेलेबल है, पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मतलब ये इंसान के मूड पे डिपेंड करता है ना, पढ़ना चाहो कि नहीं चाहो। कोई जरूरी थोड़ी कि भाई आप मनीष गुप्ता जी के डाइजेस्ट ही पढ़ोगे और संजय गुप्ता जी वाला हार्ड बाउंड नहीं पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाइंडिंग क्वालिटी, और इसमें ना ये काफ़ी लंबा मुद्दा है, और ये होता ही है, मतलब संजय गुप्ता जी का और वो चक्कर रहता है मनोज गुप्ता जी का, मतलब वो एक शैशव काल में गुजर रहे हैं, बस उनको होड़ लगी रहती है कि भाई प्राइस में वो इंटरनेशनल की बराबरी करना चाहते हैं। पर फिर भी हाँ, मैं मानूंगा संजय गुप्ता जी ने काफ़ी क्रिएटिवली काम करा है, काफ़ी नए नए एक्सपेरिमेंट लेकर के हमारे सामने वो आए हैं, इसमें कोई 1% भी मुझे डाउट नहीं है। मनोज गुप्ता जी की मेरे को वो फील आती है जो पुराने बलराज कॉमिक्स थी वैसा कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है, मतलब दे आर डूइंग वेल। ये थोड़ी सी इशू है, ये तो रहेगा, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और मैं इतना दिमाग भी नहीं लगा सकता कि रुक करके इसमें फेविकोल लगा के चिपकाऊँ वगैरह। देख लिया एक बार, तो आप इसको इधर से भी देख पाओगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पार्ट मेरे को इंटरेस्टिंग लगे होंगे, जहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया होगा, वहाँ से वो पेज वो ऊपर सेम आप अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज अगर आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी वगैरह छोड़ते हैं, सारी बातें हो जाएंगी। देखो पेज यहाँ से आपको बाकायदा निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं यहाँ से। तो इसमें देखिए ये है ना, कुछ चेंजेस, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। बहुत लेट लाए थे संजय जी, तो डिफरेंसेस आपको ये देखने को मिल जाते हैं कि अंदर कुछ कलर चेंज कर लिए, जैसे कोई स्वर्ण सारणी वगैरह था। तो मैं बताऊँगा इसमें हो क्या रहा है। तो अब तक जो था ना हमारा सर्वनायक जो कॉमिक्स था, उसमें हम क्या सर्वनायक प्रतियोगिता को फॉलो कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक कमी और करते हैं, संग्राहक संस्करण पे ऐसा स्पोर्ट यूवी नहीं देते, खाली पेपर बैग पे देते हैं। आपको दिख रहा होगा स्पोर्ट यूवी का यूज़, हालांकि सर्व समर में भी हटा दिया। इसमें ना परफेक्ट स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया गया। शंखनाद में हार्ड बाउंड पर भी दिया था, मतलब हार्ड बाउंड भी देना भी पॉसिबल है तो देना चाहिए। मतलब सबसे कॉस्टली एडिशन होता है हार्ड बाउंड वाला एडिशन, उसमें सारा कुछ करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो।
करना चाहिए। तो ये अश्वराज ध्रुव और गोजो ये हैं भाई, इन दोनों की प्रतियोगिता शुरू हो गई थी सर्व रण में, जो कि 12वां खंड मैं बोल सकता हूँ। वहाँ पे हमारा मामला अटक गया था। और अलग अलग जो, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, पूर्व काल के नायक और वर्तमान काल के नायक, ये क्या होता है कि राज कॉमिक्स की जो टाइमलाइन है सुपर हीरोज़ हैं उसमें से नागराज है, ध्रुव है, डोगा है वगैरह, ये अभी वर्तमान काल में है। और कुछ ऐसे नायक हैं जैसे योद्धा है, गोजो है, अश्वराज है, ये ऐसे नायक हैं जो पूर्व काल के नायक हैं। मतलब इसमें अलग अलग भी काल हैं, सतयुग है, त्रेता युग है, ऐसे ऐसे युग भी इसमें डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में एक प्रतियोगिता हो रही है, सर्वनायक प्रतियोगिता। और उस प्रतियोगिता में क्या हो रहा है कि जो जीतेगा ना उसका युग तो रहेगा ब्रह्मांड में, और जो हार जाएगा उसका युग ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें युग पूरे दाव पे लगा हुआ है। और फिलहाल जो वर्तमान काल के हैं ना वो जीत रहे हैं और पूर्व काल के हार रहे हैं, ऐसा कुछ है। काफ़ी लोगों के बीच में प्रतियोगिता हो रखी है, परमाणु और प्रचंडा के बीच में हो रखी है, शक्ति और त्रिसमदेव के बीच में हो रखी है, तिरंगा और शुक्राल के बीच में हो रखी है ना, अलग अलग टाइप की प्रतियोगिता हो रखी है। फिलहाल ये मामला चल रहा है सुपर कमांडर ध्रुव और गोजो के बीच में, और ये चल ही रहा है। मतलब ये सर्व रण में था जो 12वां पार्ट था, 13वां पार्ट सर्व ग्रहण में था, ये मैंने सर्व आयुध निकाली अलग चीज़ शो करने के लिए। तो अभी भी इसमें चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ मामला है, ठीक है, एक बात में। और इसके साथ में पैरेलल कुछ और भी चल रहा है। क्या चल रहा है, जब जो सर्वनायक हैं, जो हीरोज़ हैं, वो जब उस प्रतियोगिता में बिजी हैं तो पृथ्वी पे क्या चल रहा है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ रखी है। पाषाण दानवों का कोई हमला हुआ था, तो उससे बचने के लिए कोई गर्भगृह बना रखा है पृथ्वी के सेंटर में, वहाँ पर लोगों को पहुँचाया जा रहा है। उसमें अलग ही समस्याएं आ रही है। तो उसमें इन जो नायक हैं उनके अलावा जो बाकी के साइड कैरेक्टर्स बच जाते हैं, उनका रोल दिखा रखा काफ़ी अच्छा है। और धीरे धीरे क्या है, पूर्व काल की कोई स्टोरी है, वर्तमान काल की कोई स्टोरी है, भविष्य की कोई स्टोरी है, छोटी छोटी स्टोरी आपस में कनेक्ट हो रही है, हर एक के ओरिजिन को खंगाल जा रहा है। एक तरीके से ना राज कॉमिक्स का पूरा रिबूट है। अब होता क्या है कि इसे करते करते ना सर्वग्रहण तक जब हम आ गए, काफ़ी मैसअप हो रही है स्टोरीज़। तो एक जगह तो समुद्र मंथन चल रहा है, सर्व मंथन चल रहा है, वो है। तो इसमें शुरुआत में तो ये दिखाते हैं गरलगंट जो है, यक्ष राक्षस हैं, ये महात्मा कालदूत हैं, ये मिल करके जो है सर्व मंथन कर रहे हैं सारे मिल करके, और उसमें अशुद्धियाँ निकल रही हैं। अभी तक कोई पावर या अच्छी चीज़ नहीं निकली है। तो अशुद्धियों में अलग अलग प्रकार की अशुद्धि निकलती है। ये एक कुछ आग का दानव सा है, इसको ख़त्म करने के लिए ये दोनों यानी कि महात्मा कालदूत और गरलगंट वो अपने विश्व फुंकार का यूज़ करेंगे, जैसे हम नॉर्मल CO2 का यूज़ करके आग को बुझा देते हैं, वैसा कुछ है। तो उसके लिए इसको कैसे मनाना है, कैसे बुलवाया है, और इसमें बैक स्टोरी बता रखी है कि क्यों माना ये। तो पहले प्रकृति और प्रकृति जो हैं उन्होंने कोई एहसान कर रखा था गरलगंट पे, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ गई थी कि मरने का टाइम आ गया था, पर उसने छोड़ दिया था प्रकृति ने। तो इस तरीके से जो वो मान जाता है, ठीक है। इधर हमको धनंजय दिखता है जो प्रकृति की पुत्री जो है पर्यावा, उसको कुछ ट्रीटमेंट दे रहा है। तो यह समुद्र मंथन जारी है और ये बड़े परेशान है, क्योंकि कोई ना कोई अशुद्धि निकलती है, कोई ना कोई राक्षस निकलता, परेशान करता है। इधर गरलगंट ज्वाइन कर लेते हैं। नगीना का ये चित्र आपको बिल्कुल आदि पर्व की याद दिला देगा, इसका चित्रांकन जो है। तो ये इनमें संवाद वगैरह चल रहा है, ठीक है। अब ये बात यहीं रुक रही है। यहाँ क्या हो रहा है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हो रही है यहाँ पे। जो योद्धा जो हैं, अच्छा भाई ये डाइजेस्ट अभी आए हुए हैं, अभी अनबॉक्सिंग करा है। योद्धा एक ऐसे हीरो हैं पहले पुराने टाइम के, अमोघ है शायद इनका नाम। उनके पास में एक ऐसा अस्त्र है, डकमानगन कुछ बोलते हैं इसको। तो इसमें दिखा रहा है कि उनके पिता या बहुत पहले के कोई योद्धा और थे, उनका नाम है शिरोमणि योद्धा, ऐसा कुछ है। तो उनको ये हथियार मिला था, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस क्रिएट करा गया है कि योद्धा से उसका हथियार उसके पिता ले लेते हैं और उसको अपना हथियार दे देते हैं, ठीक है। और उसको कुछ बताते हैं क्या करना है उसको। उसने एक्चुअली रावण को अपने कांख में दबा रखा है, महारावण को। ये ऐसा इंसिडेंस आपको रामायण में देखने को मिलेगा, वो काम वो कर रहे हैं, मतलब महारावण को रोक रखा है एक तरीके से। अब इसमें देखना इंटरेस्टिंग थिंग मुझे क्या लगी है पता है, जब ये इंसिडेंस आता है ना कि रावण को दबा रखा उन्होंने महारावण को, और फिर उसको याद आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों करा, कैसे हुआ है। तो उनके पिता के निर्देश पे आए, तो पिता ने क्या करा, उनका ढकमानगन ले लिया, अपना दिया, अपना हथियार एक्सचेंज कर लिया। तो वर्तमान काल का उनके पास आ गया, मान लो उनके हिसाब से नया वाला, नोट वर्तमान, और पूर्व काल का यहाँ चला गया। और फिर उन्होंने क्या करा, उसको फेंक दिया, स्वर्ण सारणी करके कोई जगह है वहाँ पर, उसको फेंक दिया। कौन से, नए वाले को। अब नए वाले को फेंक करके अब उससे भी पहले की टाइमलाइन दिखा रखी है, उससे भी पहले की टाइमलाइन, कि वो योद्धा जो उनके पिता थे जिन्होंने फेंका, वही उनका पुराना वाला रूप, जो युवा योद्धा है, उसको उसे गुरु ने बोला कि इस स्वर्ण सारणी में ऐसी कोई नदी है, इसमें आप जाओ और ये लेकर के आओ। यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आया था मनोज गुप्ता जी की सर्व आयुध वगैरह में। अभी इसको दिखाने में क्या, मुझे डाइजेस्ट को निकालना पड़ेगा, जो पंचखंड डाइजेस्ट वगैरह है, जो हार्डबाउंड एडिशन है। तो उसमें थोड़ा कलर का था, मतलब वो ब्लू कलर से नदी बना रखी थी, उसका नाम स्वर्ण सारणी उस वक्त लगा होगा। और संजय गुप्ता जी को जब एडिटिंग करनी थी तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ को पकड़ते हैं अपन, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर में बना दिया नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ तो चेंज करना ही पड़ता है उनको, क्या करते हैं। तो ये एक डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि यहाँ तो, और थोड़ा सा
खैर वो बेटर लगेगा, इस संजय गुप्ता जी महारत हासिल है उनको इस चीज़ों में। तो ये कुछ काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं हालांकि मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स में। इनमें पट्टियों का डिफरेंस देखो, मनोज गुप्ता जी जो नॉर्मल साइज़ में लाए हैं, आई थिंक ये नॉर्मल में आया कि बिग में आया है, ये भी मेरे को डाउट सा है, शायद नॉर्मल साइज़ में आई है सर्वनायक। तो ये फुल बॉर्डर में आई है कॉमिक्स, देख लीजिए आप इस तरीके से फुल बॉर्डर में आई है कॉमिक्स। और यहाँ पर जो है अपनी जो संजय गुप्ता जी वाली है उसमें ये पट्टियाँ सी है, क्योंकि ये शुरुआत में जब इसका आर्टवर्क बन गया होगा तो वो इस साइज़ को फॉलो कर रहा होगा। इस साइज़ को अगर आप बिग साइज़ बनाते हो तो आप महानागन वाले साइज़ पे पहुँचते हो, आप इस साइज़ पे नहीं पहुँच पाते। तो इन्होंने क्या कहा, इसको बीच में रखोगे तो ऊपर नीचे 2 पट्टियाँ आएंगी। तो उस तरीके से फॉलो करा गया है कि उसको कैसे भी करके बिग साइज़ कैसे बनाया जाए। तो शुरू में थोड़ा और भी लग रहा था इसका, फिर कुछ ट्रीटमेंट भी हुआ है, मैं बताऊँगा क्या हुआ है। ये देखिए 2 पट्टियाँ आपको बड़ी बड़ी पट्टियाँ ऊपर नीचे दिखाई देंगी। प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह अच्छा, पेज मोटे मोटे हैं, बढ़िया इंक वगैरह यूज़ की गई है। इसका सोल्यूशन ये निकाला इन्होंने, आप देखो वाइट पट्टियाँ करके थोड़ा सा अच्छा कर दिया मुझे। ये इसका फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा पसंद आया, सर्वायुद्ध वाला। ठीक है, तो सर्वग्रहण में वो एक सीन दिखाया, ठीक है, उन्होंने फेंक दिया वो ढकमानगढ़ में जो हथियार था। अब उसी का युवा रूप इसको लेके आया। अब उसको युवा रूप को नहीं पता पहले क्या रखा, मतलब उसने खुद ने फेंक रखा है अपने बेटे से लेकर के, यानी उसके पुराने के हाथ में नया वाला हथियार आ चुका है, नए के हाथ पुराना। ये एक काफ़ी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये। जैसे हैरी पॉटर की मूवी थी ना प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, वहाँ पे ऐसा होता है ना कि एक बार हैरी पॉटर कुछ दम पिशाच वगैरह होते हैं, उनसे बच रहा होता है। उसको लगता है कि उसके पिता उसको बचा रहे हैं, क्योंकि उसको फील ऐसा आता है कि कोई उसको बचा रहा है। और उस फिल्म में फिर लास्ट में क्या होता है, टाइम लाइन को क्रॉस करके वो हैरी पॉटर और उसके फ्रेंड्स फिर से पुराने टाइम में जाते हैं और खुद ही खुद को बचाते हैं। तो उनको पता लगता है मैं ही खुद को बचा रहा था। तो ऐसा इसमें थोड़ा सीन आपको लगेगा कि पिता योद्धा ने पुत्र योद्धा का मॉडर्न हथियार लेकर के नदी में फेंक दिया स्वर्ण सारणी में, और उसी को उसके युवा रूप ने पुराने टाइम लाइन से जाके निकाल लिया। खैर जो भी है, शानदार तरीका है ये। इधर ये मंथन चल रहा है, अडीग वगैरह बात हो रही है। तो पहले आग वाला निकला था, उसको शांत कर दिया गया, और अब जो है अंधेरा सा करने वाला कोई निकला है। अब इसको कैसे शांत करेंगे, इसमें गोल्ड हार्ट की एंट्री भी हो जाती है। ये भी एक चेंज मिलता है आपको मनोज गुप्ता जी वाले में। ये सारे चेंज अगर आपको पता ही होंगे, मेरे को जो इतना याद आ रहा है मैंने पढ़ा था तो। और ये काफ़ी देखो ये वेल डिस्कस्ड है, इसको रिवर्ट कर दिया गया है। तो आपको यहाँ से गोल्ड हार्ट ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखेगा। हालांकि ब्रह्मांड में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, वो स्फेरिकल है गोल्ड जो पूरा एम्प्टी स्पेस है। यहाँ से शुरुआत होती है देखो निकलने की, पूरे पेजेस पूरा का पूरा आपको याद आ जाएगी पूरा इसको देख करके अपना अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज। तो अब इस चीज़ें आपको आश्चर्यचकित नहीं करती है। यहाँ पे ना वो सीन चल रहा है जो आपको सर्वनायक विस्तार में देखने को मिलता है। तो सर्वनायक विस्तार में जो प्रकोष्ठ की कैदी लास्ट आया था, वहाँ पर कुछ था, नागराज और बुगागू और लड़ रहे थे, और फिर बाद में वो विसर्पे को बचाने जा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ रिवील होता है, और यही इस कवर को रिप्रेजेंट भी करता है, नागराज ध्रुव वाले इस कवर को। तो वो है कि नागराज ध्रुव के वेश में होता है। तो बहुत पुरानी स्टोरी होगी, ध्रुव नागराज के वेश में ऐसा कुछ होता है। युद्ध लोग लड़ रहे होते हैं, अच्छी और बुरी ताकतें टकरा रही होती हैं, और उसमें जो है ये त्रिफना के लिए कोई आयमदार खुल जाता है। और वहाँ पर ये सब के बीच ना ये चुम्बा बड़ा गड़बड़ करता है। जो चुम्बा जो होता है ना ध्रुव का जो विलेन है, ये थोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है। और अल्टीमेट यहाँ जो जिस विसर्पे को बचाने के लिए आ रहे होते हैं, विसर्पे को बचाने के लिए क्यों आ रहे होते हैं, इसके लिए आपको प्रकोष्ठ की कैदी वगैरह पढ़नी पड़ेगी। तो वहाँ पर वो एक्चुअली विषकन्या होती है। ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे भारतीय को कालचक्र में बचाने जाता है नागराज, और भारतीय नहीं को उसका कोई डुप्लीकेट निकलता है। तो यहाँ पे चुम्बा जो है अनकंट्रोल हो जाता है, और अंत में ब्लास्ट में वो खत्म हो जाता है। खत्म होता कि नहीं होता वो बाद में पता लगेगा। तो चुंबक का आपको पता ही है, जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होता है उससे काफ़ी कुछ और आयाम वगैरह का जो कनेक्शन होता है। तो गुरुदेव और नागपाशा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे त्रिफना होता है, और वहाँ पे आपको मिल जाता है बांकेलाल जो कि पुरानी टाइमलाइन का है एक। तो इसमें सारे की टाइमलाइन के आ रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है ये। यहाँ अश्वराज अपने 12 अश्वराज का नाम होता है, गोजो और ध्रुव की टक्कर दिखाते हैं। अब क्या होता है, ये जिस तिलिस्म में है अभी, मस्तिष्क का कोई तिलिस्म है, मस्तिष्क तिलिस्म, उसमें क्या होता है अभी ये दोनों ध्रुव और गोजो अपने अपने फियर्स में फंस गए हैं। ठीक है, कैसे फंस गए? ध्रुव को ऊंचाई का डर था बचपन में, वर्टिगो उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे दिखाया कि एक जोकर सा था, उसको विदूषक बोलते थे, और वो जो है उसने जो है ध्रुव को ऊंचाई वाले गेम वगैरह खिलाता था। तो और सम्मोहित सा कर रखा था ध्रुव को, देखो इसमें। और बार बार जो है वो उस पर कुछ घातक हमले से करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसको निकाल दिया गया जोकर को या विदूषक को, और उसके ध्रुव के पेरेंट्स ने उसको बचा लिया, पर उसको डर नहीं जा रहा था, ऊंचाई से बहुत डर लगता था उसको। तो उन्होंने क्या करा कि एक यहाँ पर एक और कैमियो एंट्री सी होती है। कर्णवशी जो है ना, जो सम्मोहन में थे, इसका कलेक्टर एडिशन भी आया था सम्राट सोढंगी वाला, वो वाले कर्णवशी। तो वो जवान के अवस्था में थे, और वो सम्मोहन करके क्या उसको भुला देते हैं वो इंसिडेंस। मतलब उसका डर तो नहीं भगाते ध्रुव का, पर वो इंसिडेंस ही भुला देते हैं कि इसको पता ही नहीं लगता कि उसको डर है, इसलिए वो कितने अच्छे अच्छे कारनामे करता है। यहाँ पर क्या इस तिलिस्म में उसको याद आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ध्रुव अपने डर से जूझ रहा है, और विदूषक भी उसको दिखाई देता है उस तिलिस्म के अकॉर्डिंग। तो ध्रुव अपने जूझ रहा है, यहाँ पर योद्धा भी अपने डर से जूझ रहा है। ये पेज थोड़ा अच्छा लगा, फुल पेज में कर दिया गया, मज़ा आया इसको देखने में, फुल पेज का आर्टवर्क है। तो योद्धा में भी बरम उसी योद्धा निकल जाता है। गोजो जो जूझ रहा है ना, वो क्या जूझ रहा है, गोजो की कुछ सब शक्तियाँ होती हैं
और अपनी शक्तियों के विरुद्ध वो लड़ रहा है। मतलब गोजो अपनी शक्तियों को खो चुका है पहले, इससे पहले कॉमिक्स में, और वो शक्तियाँ उसके अगेंस्ट है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दिखा रखा है। जो हमारे सुपर कमांडो ध्रुव हैं, उसकी कॉमिक्स में एक बार ध्रुविशय आया था, मतलब ध्रुव का भविष्य। तो ध्रुविशय जो है ना, इसमें दिखा रखा है कि वहाँ पर जो धनंजय और ध्रुव, आप इसको इमेजिन कर लो, तो उनके बिल्कुल जो फ्यूचर के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें आपस में दुश्मनी है। वो बिल्कुल बात ही नहीं करते, एक दूसरे हेल्प भी नहीं करते। क्यों हेल्प नहीं करते वो इसमें दिखा रखा है, क्या उसका रीज़न था। तो पूरी इसमें बहुत शानदार स्टोरी बता रखी कि जो एक ये प्रोडक्ट आया था ना हमारे, जो कौन सी कॉमिक्स थी वो, अवशेष चुनौती हेड्रोन थी या कौन सी थी, या कुछ और था। 2 पार्ट का सीरीज था सुपर कमांडो ध्रुव का, जिसमें रोबो अपना एक क्लोन बना देता है, प्रोडक्ट होता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या कॉमिक्स का नाम था वो, गेम ओवर, स्टेचू गेम ओवर शायद कुछ था, ऐसा कुछ था, पता नहीं। तो एक रोबो का क्लोन होता है, उसका नाम उनो होता है। तो वो भाग जाता है, उसको काबू में करने के लिए रोबो जो है अपने और बहुत सारे क्लोन बनाता है। उनो अच्छा दिखा रखा है, ध्रुव के साथ मिलकर के वो जो है रोबो की उस आर्मी को ख़त्म करता है। और इसमें स्वर्ण नगरी की भी हेल्प ली जाती है, इसमें से दिखा रखा है। और उसमें जब हेल्प ली जाती है तो एक युवा धनंजय होता है, धनंजय का छोटा बच्चा देवंजय होता है, वो मना करता है कि इसी पछड़ों में फंसो मत, के सुपर कमांडो ध्रुव की लड़ाई है, ग्रैंड मास्टर रोबो की लड़ाई है, उसमें आप कहीं को फंसते होगा। तो उसमें थोड़ा सा उनका वाद विवाद दिखा रखा है सारा कुछ, ठीक है। और अल्टीमेटली वो लड़ते हैं, अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाते हैं। और इसमें ना लास्ट में रिवील होता है कि उनो भी एक विलन टाइप का होता है, और वो फिर बाद में ना बैक वार करता है, मतलब बहुत मेहनत करके उसे भरा उरा देते हैं, लेकिन फिर उनो ही स्वर्ण नगरी को तबाह कर देता है। और इसको फिर परास्त करने के चक्कर में धनंजय मारा जाता है। इस तरीके से फिर ध्रुव क्लैन वगैरह में दुश्मनी होती है। तो ध्रुवेशय का जो एंगल पहले दिखा रखा था वो उसका मतलब स्टोरी लाइन छोटी छोटी चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैल गई है स्टोरी लाइन्स वगैरह। नेक्स्ट पार्ट है सर्व आयुध। तो सर्व आयुध को मैं फिर से रीड करूँगा, मतलब एक बार तो मैंने 5 खंड रीड कर ही रखा है, फिर मैं इसका रिव्यू लेकर के आऊँगा। तो ये भाई हमारा सर्व ग्रहण का रिव्यू। अच्छा है कि आपको पसंद आया होगा। काफ़ी लेट हो गया ना, इतना लेट हो गया कि मेरे खुद को इसका रिव्यू करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको रीड करा, अच्छे से रीड करा इसको, और कितने अच्छे रीड करा आपको समझ ही आ गया होगा। इंसान अपने संग्राहक संस्करण को जो 700 रुपये का आता है, और जिसके बहुत सस्ते वेरिएंट भी है, उसको इस तरीके से एक हाथ से रीड करने के बाद ही पता नहीं ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है इसकी। तो क्या जो भी हो, हालांकि इसका गत्ता वगैरह काफ़ी मोटा है। अगर मैं अब सर्व आयुध की बात करूँ तो अभी इसमें तो ये रिस्क लिया जाएगा नहीं, पर इसमें ना कुछ चीज़ें बेटर कर दी गई हैं। जैसे वो इस तरह के तो फुल पेज आर्ट कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी आपको वाइट बॉर्डर मिलेंगे, तो इन चीज़ों के बीच में शायद एडिटिंग से गैप बढ़ा दिया गया है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब सर्व आयुध का थोड़ा ओवरऑल फील थोड़ा अच्छा आ रहा है, पर इस संग्राहक संस्करण में ना अभी तक वो बात नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ये स्पोर्ट यूवी संग्राहक में भी देना चाहिए। मुझे लगा कि इसमें संभव ही नहीं हो पाता होगा, लेकिन होता है। मैंने शंखनाद के जो संग्राहक संस्करण में देखा है, क्योंकि उसमें ऐसा जैकेट कवर नहीं दिया था। तो ये सब कुछ है भाई। और सर्व आयुध का थोड़ा सा खास इन्होंने बनाया है, जैकेट कवर थोड़ा ब्लैक एंड, मुझे तो पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा खास बनाया है। और अगर ब्लैक एंड वाइट बनाया है तो साथ में कलर काट दो, ठीक है। कॉस्ट कटिंग के तरीके होते हैं। सर्व समर में भी वैसा करा, जो ऊपर का आर्ट है उसका वो बनाया नहीं कलरफुल। अंदर इसमें थोड़ा सा देखो बाल चरित्र वाला ध्रुव दिया गया है, मैंने पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। पीछे देखो आतंककर्ता नागराज, जो सेम ये का ये सर्व समर में रिपीट करा है। तो सर्व समर में काफ़ी सारा मुझे कॉस्ट कटिंग लग रही है। उसका बैकग्राउंड स्टिकर भी काफ़ी मुझे साइज में छोटा लगा। और सर्व समर जो आएगी उसमें ऐसा स्पोर्ट यूवी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी बात क्या है कि अनुपम सिन्हा जी का आर्ट देखने को मिलेगा। तो मज़ा आ रहा है इस बार, सर्व समर का भी मुझे वेट है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई है सर्वनायक की स्टोरी। और इनका आपस का जो चल रहा है, मनोज गुप्ता जी की जो टीम है, संजय गुप्ता जी की टीम है, कि एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी एक अलग मुद्दा है। तो कॉपी वगैरह में तो इसका पॉइंट तो यही है कि जो है इनका जो ये सर्व नायक की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टोरीज़ का आर्टवर्क ना दोनों की प्रॉपर्टी में आता है, शायद ऐसा कुछ है। और कुछ ना कुछ तो इसमें लीगल इशू है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जल्दी से जल्दी ये इशू खत्म ही हो जाए, या बेटर है कि संजय गुप्ता जी थोड़ा नेक्स्ट वाले पार्ट में पेजेस वगैरह बढ़ा करके जल्दी से जल्दी इसको एंड कर दें, तो ये मामला भी यहीं पे एंड हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।